हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है चैप्टर 10 के अंदर, जो कि है आपका सर्कल्स का चैप्टर। और ये जो चैप्टर है, ये वैसे भी आप लोगों को पता है कि काफी छोटा सा चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है। और यहाँ पर हमें सर्कल्स को ऑब्जर्व करना है। अब बेसिकली सर्कल्स को हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, हमारा एक कनेक्शन सर्कल के साथ ऑलरेडी बन चुका है। और यहाँ पर हम लोग बेसिकली सर्कल्स और लाइन्स के इंटरसेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे ग्रेड 10 के अंदर, कि यहाँ पर उस इंटरसेक्शन को ऑब्जर्व करके हम क्या क्या चीजें खोज पा रहे हैं, हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। उस ऑब्जर्वेशन से हमें कुछ चीजें जानने को मिलेंगी जिनका फ्यूचर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। स्पेशली जो वर्ड आप लोग सुनोगे अभी टेंजेंट लाइन का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि ये आपको मोशन के दौरान डायरेक्शन के बारे में बताएगा। और वो चीज भी हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, सर्कल के बारे में जो हमारा प्रीवियस ज्ञान है, जो हमें ऑलरेडी पता है, वो क्या है कि सर्कल का जो पाथ होता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ जो होता है, अगर हम उसको देखें तो हम यहां बता सकते हैं ऑब्जर्व करके कि एक बीच में एक सेंटर पॉइंट है सर्कल का। और इस पाथ को, अगर हम इस पाथ को एक पॉइंट लें कि एक पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस हमेशा सेंटर पॉइंट से सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो ऐसे पाथ को हम लोग कहते हैं सर्कुलर पाथ। और ये जो डिस्टेंस है यहां पर, इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया रेडियस, इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया रेडियस। अब यहां पर अगर हम रेडियस का डबल कर देते हैं, यानी कि सेम उसी लाइन को स्ट्रेट आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहां पर ये कंप्लीट लाइन बन जाती है आपकी डायामीटर। तो ये कंप्लीट लाइन हो गई आपकी डायामीटर। तो ये भी मैंने यहां पर लिख दिया डायामीटर। ठीक है, अब रेडियस एंड डायामीटर हमें पता है, डायामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, ये भी हम ऑलरेडी जानते हैं। अब बात आती है कि यहां पर मैं आप लोगों को एक न्यू टर्म के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि उसकी फ्यूचर में आप लोगों को काफी ज्यादा जरूरत होने वाली है। और वो टर्म आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लो। लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है कि आप एक पॉइंट को कुछ गाइडलाइंस देते हो कि आपको इस कंडीशन के अंदर मूव करना है। जैसे कि मैं इस पॉइंट को बोलता हूं कि आप स्ट्रेट मूव करो, कहीं भी आपको टर्न नहीं लेना है, तो इस केस में ये लाइन क्या ट्रेस करेगी, सॉरी, ये पॉइंट क्या ट्रेस करेगा, ये पॉइंट ट्रेस करेगा एक स्ट्रेट लाइन को। तो ये हो गया इसका पाथ। इस पाथ के ट्रेस को ही हम लोग कहते हैं लोकस, इस पाथ की इक्वेशन को ही हम लोग कहेंगे लोकस। अब अगर मैं एक पॉइंट को गाइडलाइंस देता हूं कि आप इस तरह मूव करो कि दो फिक्स पॉइंट है, इनसे जो आपका डिस्टेंस है, राइट नाउ जो डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, तो ए बी प्लस बी सी, ये आपका अभी जो वैल्यू दे रहा है, मान लेते हैं वो के बराबर है। तो आप इस तरह मूव करो कि जब आप किसी भी पॉइंट पर आ जाओ तो यहां पर ये और ये डिस्टेंस, ठीक है, हमेशा क्या रहना चाहिए, अगर इनका आप सम करोगे तो वो के इक्वल होना चाहिए। ऐसे केस में ये जो पॉइंट है, ये जो पाथ ट्रेस करेगा, वो पाथ होगा आपका एलिप्स। और एलिप्स में आपके कौन सी चीजें ट्रेवल करती हैं, आपके सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो है वो एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं। अब अगर मैं कहूं एक पॉइंट को कि एक फिक्स पॉइंट ले लो और एक फिक्स लाइन ले लो, और आप इस तरह ट्रेवल करो कि आपकी जो दूरी इससे है और आपकी दूरी जो लाइन से है वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ऐसे केस में आपको मिलेगा पैराबोला। तो जो ये पाथ बन रहा है, एक पॉइंट जिस पाथ को ट्रेवल करता है, उस पाथ को हम लोग कहते हैं लोकस, और इसको हम लोग ट्रेसिंग बोलते हैं, हम लोकस ट्रेसिंग बोलते हैं। जस्ट ये हमारा इंडियन वर्ड नहीं है, इस वजह से हमें अजीबोगरीब वर्ड्स याद करने पड़ते हैं, लेकिन नो वरी, लोकस आपका नाम भूल सकते हो, लेकिन अब ये पाथ ट्रेसिंग की बात आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ये तो हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, सो लोकस का मतलब हमें पता चल गया। तो अगर मैं सर्कल को देखूं, सर्कल को लोकस के पॉइंट से अगर डिफाइन करूं, तो मैं ये कहूंगा कि एक पॉइंट इस तरह से ट्रेवल करे कि उसकी दूरी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहे, तो ऐसे में वो जो पॉइंट है, वो जो पाथ ट्रेस करेगा, वो पाथ होगा आपका सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कल। तो प्रीवियस जितना ज्ञान है वो हमने ले लिया। अब बारी आती है लाइन के पॉइंट से, लाइन के साथ हम लोग लाइन और सर्कल को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, लाइन और सर्कल को ऑब्जर्व करते हैं, और यहां पर मैं लाइन के लिए स्केल का यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो लाइन एंड सर्कल। अब लाइन और सर्कल के बीच में क्या कनेक्शन आ सकता है कि यार अगर एक लाइन बाहर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि यहां पर अब हमें लाइंस को ट्रेस करना होगा। एक लाइन अगर सर्कल के बाहर है तो कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, एक सिंपल एक लाइन जो सर्कल के बाहर है। लेकिन अगर ये लाइन सर्कल के अंदर आ जाए तो क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो लाइन है, अगर मैं यहां एक लाइन बना दूं तो ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑब्जर्व करा जाए, सो एक लाइन अगर सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब जो सर्कल के अंदर लाइन है, इसको एक नाम देना चाहिए, तो हमने इस लाइन को एक नाम दे दिया, हमने इस लाइन को नाम दिया कॉर्ड। ठीक है, हमने इस लाइन को नाम दिया कॉर्ड लाइन। ठीक है, सिंपल। अब अगर उस कॉर्ड लाइन को मैं ऑब्जर्व करूं, ठीक है, जहां अभी बनाया है, अगर मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, उससे मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, फिर एक लाइन बनाऊं, तो आपको क्लियरली दिख रहा है, यहां से मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनाऊं ऐसे,
ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं, तो ये जो नई वाली लाइन है, ये जिन पॉइंट्स पे टच कर रहा है, वहां से वहां अगर मैं लेंथ ऑब्जर्व करूं तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली जो कॉर्ड लाइन है वो प्रीवियस कॉर्ड लाइन से बड़ी है। इट मींस जैसे जैसे लाइन सेंटर की तरफ बढ़ रही है, उसकी कॉर्ड की जो लेंथ है, कॉर्ड लाइन की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर वो कॉर्ड लाइन सेंटर से पास हो रही है, अगर वो कॉर्ड लाइन सेंटर से पास हो रही है, तो इस वक्त वो सबसे लंबी होगी। ऑब्जर्व कर रहे हैं बस, ठीक है, हमें ये याद थोड़ी करना है, ये तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमें दिख रहा है। सो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड लाइन है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड लाइन है, ठीक है, वो आपकी बेसिकली क्या हो गई, लॉन्गेस्ट कॉर्ड लाइन आपकी बेसिकली क्या हो गई, डायामीटर लाइन, डायामीटर लाइन, ठीक है। ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं तो इजीली नजर आएगा। अब अगर मैं इसके आगे फर्दर बढ़ता हूं, ठीक है, अब जैसे मैं सेंटर के आगे बढ़ गया, अब लाइन वापस से छोटी होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ गया, अब देखो कॉर्ड लाइन आपकी और छोटी होती जा रही है, और छोटी होती जा रही है, और छोटी होती जा रही है, बट इसको आप लाइन की तरह पूरा बनाओ, कॉर्ड लाइन जहां पे सर्कल्स पे इन दोनों को टच कर रहा है, अब देखो ये और छोटी होती जा रही है। अब जरा इसको ऑब्जर्व करो तो आप यहां पर देख रहे हो कि कॉर्ड लाइन जो है वो दोनों छोटे होते जा रहे हैं। अब जरा इसको न्यू वे में अप्रोच करते हैं, कहता हूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हर जगह पॉइंट ए पॉइंट बी ही बोलेंगे। तो अगर मैं देखूं कि पॉइंट ए पॉइंट बी अभी दूर है, लेकिन उस अगर कॉर्ड लाइन आगे बढ़ी तो पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या हो गए, पास आ गए। मान लो ये वही लाइन है जो आगे बढ़ती जा रही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी की दूरी कम हो गई, थोड़ा और आगे बढ़े तो देखो पॉइंट ए पॉइंट बी की दूरी और कम हो गई, थोड़ा और आगे बढ़े तो देखो पॉइंट ए पॉइंट बी की दूरी और कम हो गई, थोड़ा और आगे बढ़े तो पॉइंट ए और पॉइंट बी की दूरी कम हो गई। और अब जरा इसको सोचो कि ये जो लाइन है ये सर्कल के बाहर है, ठीक है, ये सर्कल के बाहर है। अब पॉइंट ए पॉइंट बी मिल रहे हैं आपको, नहीं मिल रहे हैं। इट मींस जैसे जैसे आप सेंटर से आगे बढ़ते जा रहे हो, पॉइंट ए पॉइंट बी पास आते जा रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी पास आते जा रहे हैं। ये रहा सर्कल, लाइन 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 लाइन, एंड यहीं पे देखते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी अभी दूर है, अब पास आ गए, अब और पास आ गए, अब और पास आ गए। इट मींस कि एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब पॉइंट ए और पॉइंट बी को इंसाइड कर जाएंगे, यानी कि मिल जाएंगे, और वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही होगी, ठीक है। अब कॉर्ड लाइन क्या है, जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। लेकिन अब ये लाइन जो है बाकी लाइन से थोड़ी स्पेशल हो गई, क्योंकि ये लाइन जो है सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। ये लाइन स्पेशल क्यों है, क्योंकि बाकी लाइंस जो सर्कल के अंदर से पास हो रही हैं वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रही हैं, लेकिन ये वाली लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, इसलिए ये कहलाएगी आपकी, इसको एक नया नाम देना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको एक न्यू नेम दिया और इसको नाम दिया टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो यही है आपका टेंजेंट लाइन, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन को इसी पॉइंट पे रखे हुए बेंड कर दूं, अगर मैंने मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर ये टच कर रहे हैं, और लाइन को अगर मैं बेंड कर देता हूं, ठीक है, लाइन को अगर मैं बेंड कर देता हूं तो देखो क्या होता है, लाइन को हमने थोड़ा सा बेंड कर दिया, ठीक है, थोड़ा से एंगल पे बेंड कर दिया, तो अब क्या हुआ, अब ये लाइन वापस से कॉर्ड लाइन बन गई, अब ये लाइन वापस से कॉर्ड लाइन बन गई, क्योंकि वो इस पॉइंट पे भी टच कर रहा है और इस पॉइंट पे भी टच कर रहा है, ठीक है। तो अब ये लाइन जो है वो कॉर्ड लाइन नहीं है। अगर मुझे इसको यहां पे टेंजेंट बनाना है तो वो इस पॉइंट पे देखो आके टेंजेंट बनेगा, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सर्कल पे आप टेंजेंट बना रहे हो, इस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जर्व करो यहां पर आपको कितने टेंजेंट देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। ऑब्जर्व कर रही है और उसी से हम लोग चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं। तो टेंजेंट लाइन क्या है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, और ये हमने नहीं बनाया, नेचर में हमने इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब देखो टेंजेंट लाइन हमें पता चल गई है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, कि टेंजेंट लाइन और अगली चीज क्या देखनी चाहिए, सेंटर है मेरे पास, ठीक है। सेंटर से अगर मैं टेंजेंट लाइन के ऊपर एक लाइन बना दूं, ठीक है, टेंजेंट लाइन के ऊपर एक लाइन बनाऊं, इस तरीके से ड्रॉ करूं, जो जहां पे टेंजेंट जिस पॉइंट पे वो टच कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं रेडियस के थ्रू ज्वाइन करूं तो इनके बीच में क्या एंगल होगा, ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, इसी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को देखूं मैं, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं एक बार, इसको रब कर लेते हैं और क्लियर एक ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग कि मेरे पास है एक सर्कल, ठीक है, और मेरे पास है यहां पर एक टेंजेंट लाइन, ठीक है। और अब मेरे पास आता है ये रहा सेंटर, और यहां से मैंने इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जहां पर ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं ये है सेंटर, उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट है ए, ठीक है। अब अगर मैं इस बात पे गौर करूं कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है और ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो इसका मतलब इसके आगे वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सर्कल, इस लाइन के जितने भी पॉइंट हैं वो सर्कल को टच नहीं कर रहे हैं। और ये क्योंकि लाइन है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, ये लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, यानी कि इस पॉइंट के इधर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सर्कल को टच नहीं कर रहे हैं और वो सर्कल के बाहर हैं, वो सर्कल के बाहर हैं। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी बढ़े तो यहां पर भी कोई भी पॉइंट
लाइन का सर्कल को टच नहीं कर रहा और वो सर्कल के बाहर है। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं और उस पे ये लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से, मान लेते हैं ये पॉइंट मैं के ले लेता हूं, तो ओ के की जो लेंथ होगी वो रेडियस से ज्यादा होगी, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर ओ के की लेंथ, ठीक है, ओ के जो है उसकी लेंथ लेस देन रेडियस होती, इसका मतलब वहां पर भी ये के जो है सर्कल को टच नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर ये लेस देन वो होता तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से जा रही होती, ठीक है, और इसका मतलब ये लाइन अब टेंजेंट नहीं होती, ये लाइन कॉर्ड बन जाती, क्योंकि ये दो पॉइंट पे इसको टच कर रही है। अब इस बात को जरा फील करो बस, ठीक है, यानी कि अगर इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं सारे पॉइंट्स को देखूं, सारे पॉइंट्स का अगर मैं डिस्टेंस देखूं, तो ओ ए डिस्टेंस जो है वो सबसे छोटा है। क्यों? ओ के की लेंथ आपकी ओ ए से बड़ी है, ठीक है, क्योंकि ओ ए जो है वो रेडियस के बराबर है, और इस लाइन पर मौजूद हर एक पॉइंट, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो, वो सर्कल को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो सर्कल के बाहर है। और अगर वो सर्कल के बाहर है तो अगर ओ से आप कोई भी पॉइंट आप ले लेते हो, जस्ट ए के नेक्स्ट पॉइंट भी ले लेते हो, वो आपका रेडियस से बड़ा होगा, क्योंकि वो सर्कल के बाहर है, क्योंकि वो सर्कल के बाहर है। इट मींस कि ओ ए जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है इस लाइन से। अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे मौजूद सारे पॉइंटों में से अगर कोई पॉइंट ओ के सबसे करीब है तो वो कौन सा है? ए पॉइंट है। और अगर आप एक लाइन लो और एक पॉइंट ले लो और मैं कहूं कि इस लाइन से इस पॉइंट की अगर मुझे दूरी निकालनी है तो वो कौन सी होगी? जब ये इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर आप एक लाइन बनाओगे इसके परपेंडिकुलर, वही चीज हमने एज अ डिस्टेंस कंसीडर किया है। क्योंकि ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई ये वाली लाइन ले लो, पर ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, तो लाइन को अगर मैं ऐसे तो इन्फिनिटी तक ले जाऊं तो क्या इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी इनफाइनाइट है? मैं इन्फिनिटी वाला पॉइंट लूंगा तो वो इस तरह से लाइन बन के आएगा। तो क्या वो पॉइंट को आप ये डिस्टेंस लोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लोगे? नहीं लोगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? जो परपेंडिकुलर लाइन बनाता है, ठीक है। और ये चीज हमने कैसे सीखी? ऑब्जर्वेशन से सीखी, ठीक है। थोड़ा सा गला बैठ रहा है इसलिए अजीब सी आवाज निकल रही है लेकिन चलो कोई नहीं, वैसे भी इजी सा चैप्टर है, आवाज मैनेज हो जाएगी। सो यहां से प्रूव हो गया कि ओ ए जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो 90 डिग्री बनाएगा। इट मींस टेंजेंट लाइन मेक्स 90 डिग्री विद रेडियस स्लैश डायमीटर भी लिख सकते हो, विद रेडियस एंड डायमीटर। दैट्स इट। देखो ऑब्जर्वेशन से हमने इस रिजल्ट को भी डिस्कवर कर लिया। हालांकि ये बहुत इजी सा रिजल्ट है, जो कि हम अगर हमारी मैच्योरिटी लेवल 6th ग्रेड की भी होती तो भी हम इस चीज को आसानी से समझ जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, ठीक है। अगला पार्ट ये है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट सर्कल पे बना सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक सर्कल है तो मैं यहां पर 3 केसेस ले सकता हूं, जो कि खुद ब खुद कॉमन सेंस से निकल कर आ रहे हैं। एक पॉइंट सर्कल के अंदर, एक पॉइंट सर्कल के ऊपर, एक पॉइंट सर्कल के बाहर, ठीक है। 3 पॉइंट हमने ले लिए। अब इस पॉइंट से, जो पॉइंट सर्कल के अंदर है, ऑब्वियसली आप उस पॉइंट से एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई लाइन इस पॉइंट को पास करेगी तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगी? कॉर्ड लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है। तो टेंजेंट तो यहां पर बन नहीं सकता है, ठीक है। अब बारी आती है वो पॉइंट जो सर्कल पर है, ऑन द सर्कल है। ये इन द सर्कल, ये ऑन द सर्कल, ये आउट ऑफ द सर्कल। तो अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है तो वहां से आपका एक ही पॉइंट है अगर उस पर, तो वो क्या बनाएगा? टेंजेंट लाइन बनाएगा। ये पॉइंट यहां नहीं, यहां पर है, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा? एक टेंजेंट बनाएगा। सो अगर इन द सर्कल पॉइंट है, पॉइंट इन द सर्कल है, तो आपके बनेंगे यहां पर नो टेंजेंट, या फिर आप कह लो यहां पर आप कह सकते हो जीरो टेंजेंट, ठीक है, जीरो टेंजेंट। और अगर ऑन द सर्कल है तो आपके कितने बनेंगे? 1 टेंजेंट। ऑन द सर्कल है तो बनेंगे 1 टेंजेंट, ठीक है। अब जो पॉइंट बाहर है, सर्कल के बाहर है, तो वो पॉइंट ना लेकर मैं यहां से बनाता हूं, ठीक है। अगर ये पॉइंट है, ठीक है, तो यहां पर हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं? तो सिंपली इस पॉइंट से, इस ऊपर वाली लाइन को देखना आप, ठीक है। इस पॉइंट से मैंने एक स्केल लिया और फिर स्केल से मैंने मान लो ये एक लाइन बनाई, फिर थोड़ा स्केल को मैं ऐसे टर्न करना स्टार्ट किया जब तक कि ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच ना करे, ठीक है। एक पॉइंट आ गया, यानी कि अभी मैंने कितने टेंजेंट ढूंढे? एक टेंजेंट ढूंढा। अब इसके बाद जैसे ये अंदर एंटर कर जाएगा, अब यहाँ पे कॉर्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे, कॉर्ड, लेकिन धीरे धीरे ये वापस से एक और टेंजेंट बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर नो टेंजेंट बनेंगे। यानी कि एक पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हो? बाहर जो पॉइंट है उससे सिर्फ और सिर्फ आप 2 टेंजेंट बना सकते हो। मैक्सिमम कितने टेंजेंट? 2 टेंजेंट आप बना सकते हो। थ्रू ऑब्जर्वेशन हमने इस चीज को डिस्कवर कर लिया,
ठीक है, तो अगर एक पॉइंट बाहर है तो आपके कितने कितने टेंजेंट बनेंगे, 2 टेंजेंट्स बनेंगे यहां पर, एज सिंपल एज दैट। तो भाई कितने टेंजेंट कहां बनने वाले हैं, ये भी चीज डिस्कवर हो गया। अब हम इस टेंजेंट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और स्टडी करेंगे कि यहां पर हमें क्या जानने को मिल रहा है। तो भाई अभी तक क्या क्या जान लिया कि जो टेंजेंट होता है आपका, वो बेसिकली क्या करता है, वो रेडियस के 90 डिग्री पर होता है। अगर एक पॉइंट इन द सर्कल है 0 टेंजेंट बनेंगे, ऑन द सर्कल है आपके 1 टेंजेंट बनेगा, और अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, आउटसाइड द सर्कल है, देन आप वहां से उस पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ही आप बना सकते हो। ठीक है, तो अब उसी मैक्सिमम वाले टेंजेंट को, यानी 2 टेंजेंट वाले को थोड़ा सा स्टडी करते हैं और देखते हैं कुछ जानने को मिले तो अच्छी बात है, नहीं पता चलेगा तो नहीं पता चलेगा, हमारा काम है ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो फ्री हैंड बनाया, सर्कल थोड़ा अजीब सा बन गया है। अब यहां से मैं एक टेंजेंट बनाता हूं, ठीक है, और यहां से भी मैं एक टेंजेंट बनाता हूं। ठीक है, सो 2 टेंजेंट मैंने बना लिए, सेंटर पॉइंट है मेरा यहां पर। अब मैं यहां से क्या करता हूं, एक ट्रेस करने के लिए एक लाइन यहां से सेंटर पॉइंट से पास कर देते हैं। ठीक है, अब टेंजेंट जो होता है वो आपका रेडियस से 90 डिग्री बनाता है, जो पता है वो लिखेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। अब यहां पर आते हैं कि भाई ये पॉइंट है, मान लो ये P पॉइंट ले लेते हैं, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और ये O ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज हमने अभी रखी, क्यों, क्योंकि हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ खोजा थोड़ी है, हमें जो पता है बस हमने वो किया कि एक पॉइंट से 2 टेंजेंट बने, रेडियस 90 डिग्री बनाता है, तो दोनों रेडियसेस हमने बना लिए एंड जस्ट यहां पे एक लाइन को ट्रेस कर दिया। अब देखते हैं फर्दर आगे हमें देखने को क्या मिलता है। हमें पहले रिजल्ट नहीं बताना है कि ये और ये ऐसे होंगे, ठीक है, फिर हम उसे प्रूव करते हैं, नहीं, हमें जो पता है वो लिखा। अब बारी आ गई है इसको ऑब्जर्व करने की। ठीक है, चलो तो देखो क्या देखने को मिल रहा है। मुझे यहां पर 2 ट्राइंगल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और वो भी कौन से, राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल ये है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आपका ये रहा। ठीक है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल मेरा ये रहा। अब इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में अगर मैं देखूं, ऑब्जर्व करूं, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपकी इक्वल है। और इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में, यानी कि ट्राइंगल AOP, ठीक है, एंड ट्राइंगल BOP को अगर मैं देखूं तो AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, जो दिखा वो लिखा। ठीक है, PO इज कॉमन लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा। और यहां पर अगर मैं देखूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो भाई यहां पर क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि भाई दो लाइंस आपकी इक्वल है और एक एंगल आपका इक्वल है। ठीक है, अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, खैर 2 लाइंस आपकी इक्वल है, अगर उनके बीच का एंगल इक्वल होता तो हम SAS प्रॉपर्टी से इसको कॉन्ग्रुएंट कह देते, बट एंगल ये वाला इक्वल है। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं कि ये जो 2 लाइंस हैं, अगर ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, तो और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब देखो भाई, एंगल AOP एंड एंगल BOP बोथ आर यहां पे लिखता हूं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, खैर हम कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर रहे थे, लेकिन हमारी बुक्स में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया गया है, बट स्टिल अब लॉजिकली सोचो कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कहूं कि PA इज द लॉन्गेस्ट लाइन, तो PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ठीक है, PO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ठीक है, एंड सिमिलरली PB का स्क्वायर इज इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, एंड AO एंड BO ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, इट मींस PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, इट मींस PA इज इक्वल टू PB। तो हमने क्या डिस्कवर किया कि एक पॉइंट जो आउटसाइड द सर्कल है, उससे दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है, ये लेंथ कॉमन है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो बाय ट्रिपल एस प्रॉपर्टी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए आपके, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स को देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। यानी कि एक और नई चीज हम कह सकते हैं कि अगर जिस पॉइंट से 2 टेंजेंट निकल रहे हैं, उस पॉइंट से अगर आप एक लाइन सेंटर से टच करा देते हो, तो जो एंगल है APB वो 2 इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट हो जाता है, 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाएगा। अगली इंफॉर्मेशन जो यहां से मिल रही है, और प्लस ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, यानी कि एंगल AOP एंड एंगल BOP ये भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब फ्यूचर में तो खैर आप इन लोगों की इक्वेशंस वगैरह भी बनाओगे, यही आपके सर्कल्स वाले चैप्टर में है, वेरी इजी सा चैप्टर। लेकिन अभी इस इजी से चैप्टर में मैं आपको एक क्यूरियोसिटी वाला पार्ट देकर जाता हूं।
देखो जब चीजें बहुत ज्यादा इजी होती हैं तो वो थोड़ी बोरिंग भी लगती हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी से था। लेकिन अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जाता हूं जिसको आपको सोचना है, और इसका जवाब अगर आप कुछ ढूंढ पाए तो मुझे जरूर, आप अगर एप्लीकेशन में देख रहे हो तो चैट में लिख के भेजना, ठीक है। उसमें आप फोटोज वगैरह भी भेज सकते हो, आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हो मुझे। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो एप्लीकेशन पर भी आओ, ठीक है। वहां पर तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो थ्रू चैट, एंड अपने पीडीएफ वीडियोस जो चाहे आप वहां पर सेंड कर सकते हो मुझे। बट इस सवाल का जवाब खोजना जरूर, ठीक है। और यूट्यूब पर भी आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो। सवाल यह है कि क्या क्या मैं एक सर्कल को या फिर एक लाइन को, ठीक है, सर्कल ले लो, लाइन ले लो, ट्राइंगल ले लो, ठीक है, या फिर एक ट्राइंगल को, इनमें से कुछ भी ले लो, ठीक है। क्या मैं एक सर्कल को, लाइन को और एक ट्राइंगल को इस मार्कर से ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। क्या इस मार्कर से ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये कैसा सवाल पूछ लिया, ये कितना अटपटा सा सवाल है, ये लो ये रहा मार्कर, बना दिया सर्कल, ठीक है। अब मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि इसका जवाब आपको सोचना है, क्योंकि जब इसका जवाब सोचोगे ना तो यकीन मानो आप फ्यूचर के लिए अपने आप को रेडी करोगे, और ये बहुत मतलब बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और ये आपके दिमाग के घोड़े दौड़ा देगा। मैं इसका जवाब बता देता हूं, बस मतलब सिर्फ और सिर्फ जवाब बताऊंगा, लेकिन मेरा जवाब ऐसा क्यों है आपको ये सोचना है, ठीक है। जवाब है नो, मैं एक मार्कर से या एक पेन से सर्कल, लाइन और ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। मैंने अभी यहां पर एक सर्कल बनाया। अब आप सोचोगे कि आप शायद ये कह रहे होगे कि एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बना पा रहे ना, नहीं, मैं कंपास का भी यूज कर लूं। मैं एक लाइन के लिए तो मुझे कंपास नहीं चाहिए ना, बस एक स्केल चाहिए। अब मैं कहता हूं कि यार यहां पर मैंने एक स्केल लिया, ठीक है, मैंने एक स्केल लिया और एक लाइन बना दी, ठीक है। बोलने को मैंने कह दिया मैंने एक लाइन बना दी, बट ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये लाइन नहीं है। अभी मैं गलती से जवाब देने वाला था बट मैंने अपने आप को रोक लिया, ये लाइन नहीं है। अब ये लाइन क्यों नहीं है ये सोचो, और सर्कल, लाइन और ट्रायंगल एक मार्कर और एक पेन से आप ड्रॉ क्यों नहीं कर सकते हो, यही आपका टास्क है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा जवाब गलत है तो भी आप अपना जवाब दो कि क्यों गलत है मेरा जवाब, ठीक है। क्योंकि साइंस में ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला वो पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, हो सकता है मैं गलत हूं, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है मैं सही हूं। दोनों केसेस में आप एक नई चीज खोज के ही निकालोगे। आप दो ही चीज कर पाओगे, या तो गलत जवाब दोगे या सही जवाब दोगे। गलत जवाब दोगे तो मैं आपको फिर से ये बोलूंगा कि आपका जवाब मुझे गलत लगा, आप फिर से सोचो। मैं जवाब नहीं बताऊंगा, ठीक है, जवाब बताऊंगा लेकिन थोड़े टाइम बाद, ठीक है, थोड़े टाइम बाद। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचो। इस चैप्टर तो ये बहुत इजी सा था, बट ये टास्क आप लोगों के लिए मैं इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों को देना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे बताना जरूर, ठीक है, बताना जरूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानो। अगर आप फ्यूचर में साइंस की दुनिया में, मैथमेटिक्स की दुनिया में एंट्री लेना चाहते हो तो ऐसे ही सवाल आपको वैज्ञानिक मानसिकता प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलो तो इस लेक्चर को यहां पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।